नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए सेगमेंट में, नए बातचीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज दोस्तों हम लोग एक नए विषय पर बातचीत करेंगे, एक व्यक्तित्व के ऊपर बात करेंगे। और काफ़ी अहम व्यक्तित्व हैं, अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे, राष्ट्रवादी रहे, लेखक रहे और पत्रकार रहे। लेकिन ये लिस्ट कम नहीं होती। उनको जितने आयामों में आप देखने की कोशिश करेंगे उतने आयामों में आप देख सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आपका नज़रिया क्या है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अज्ञेय के रूप से भी हम जानते हैं, इस नाम से जानते हैं। हाँ, उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। और बाकी डिटेल डॉक्टर रिंकी आपको बताएंगी। तो उन्हीं के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन पर उनके बारे में जानना ये बहुत ही अहम है, क्योंकि हम लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। और हम डॉक्टर रिंकी से ये अपेक्षा करते हैं कि हमें उनके बारे में बताएंगी, आपको भी ज्ञानवर्धन करेंगी, और हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको भी इनके बारे में जानकारी मिलेगा। तो इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जानी मानी वक्ता हैं हमारे चैनल की, डॉक्टर रिंकी, जो बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात को रखती हैं। और इनका अच्छा खासा काम है अज्ञेय के ऊपर, और ये हमको बताएंगी, हमको जानकारी प्रदान करेंगे, आपको ज्ञानवर्धित करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर रिंकी को मैं वेलकम करता हूं, इनका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और इनके साथ साथ हम आप सभी को भी अज्ञेय के जन्म दिवस पर, उनके जन्मदिन पर आपको हार्दिक शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। तो सबसे पहले डॉक्टर रिंकी, आपका वेलकम है इस बहुत बहुत बातचीत में। धन्यवाद अमित जी कि आज आपने हमारे प्रिय कवि, लेखक, साहित्यकार और राष्ट्रवादी कवि पे बात करने के लिए अपने मंच में मुझे आपने आमंत्रित किया है। उसके लिए मैं आपका पुनः पुनः धन्यवाद करती हूँ। आपको भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और डॉक्टर रिंकी, मैं आपसे सॉरी। रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे हमारा निवेदन है कि सबसे पहले कोई सवाल करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट को लाने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दर्शकों को उनके बारे में कुछ आप बताएं, उनकी पृष्ठभूमि, उनके बिल्कुल। बारे में कुछ बताएं, और फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। हाँ डॉक्टर इनकी। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 मार्च 1911 को हमारे कवि, लेखक, राष्ट्रवादी कवि, साहित्यकार का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में ही हुई थी। जैसा कि अज्ञेय के बारे में लोग जानते तो बहुत हैं, लेकिन उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लोग कहते हैं, जो हमारे समय रिसर्च भी कर रहे थे और आज भी जिनसे हमारी बात होती है, तो कहते कि अज्ञेय को समझ पाना बहुत मुश्किल है। रही बात ये कि बहुत सारे लोग अभी तक ये भी नहीं जानते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है और अज्ञेय कैसे बने। ये लोगों को बनने नहीं की पता प्रक्रिया है। बड़ी हाँ, बनने की जो उनकी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है, तो मैं उसी पर मैं बात करना चाहती हूँ कि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन बेसिक जो उनको वहां से अज्ञेय बनाया, वो उनका रास्ता क्या था। तो इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। बचपन में इनको सच्चा के नाम से जानते थे और सच्चा से ही हो गया सच्चिदानंद। इनके नाम के साथ इनके पिता का भी नाम जुड़ा हुआ है, हीरानंद। हीरानंद उनके पिता का नाम था और वात्स्यायन अज्ञेय का गोत्र है। एक तरह से देखा जाए तो अज्ञेय का खुद में जो इतना बड़ा नाम है, उस नाम में अज्ञेय कहीं नहीं खड़े होते हैं, है ना। कि मतलब उनके नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा हुआ है, वात्स्यायन इनका गोत्र है। और हम जिस नाम से जानते हैं, पूरा देश जानता है, अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब ये है कि जिसके बारे में जाना ना जा सके। और ये नाम मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, एक बहुत उनका कठिन संघर्ष है। जब स्वतंत्रता संग्राम
में वो जुड़े हुए थे, जब ब्रिटिश के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ जब वो राष्ट्र की सेवा करने के लिए जब वो उसमें कूद पड़े थे, उस समय वो लाहौर में बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। आगे एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में कोई भी क्षेत्र को उन्होंने ना टच किया हो, ऐसा आगे का व्यक्तित्व है। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राष्ट्रवादी भी थे, वो साइंस के स्टूडेंट थे, एक तरह से वो साइंटिस्ट भी थे। उनको बम बनाने की कला भी आती थी। और जब हमारे ब्रिटिश आंदोलन हमारा हो रहा था, उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस समय आगे की बहुत बड़ी भूमिका रही। यही हमारे दिल्ली में सदर में आगे सदर, जो हमारी सदर क्या है, कंटोनमेंट सदर है, बाजार सदर बाजार कैंटोनमेंट। कंटोनमेंट है। छावनी। यहीं पर एक छोटा सा थाना था, जैसा कि मैंने पढ़ा हुआ है, हम अभी भी उसको हम देख नहीं पाए हैं। आगे जी वहीं पर बम बनाते थे। जो बम बनाने की जगह थी, उसको उन्होंने कोई साबुन की कंपनी से नाम दिया था, ताकि लोग ये ना भाग पाएँ कि थाने के पीछे कोई बम बना रहा है। और किसके लिए बम बना रहे थे, उनको ये बात दी गई थी कि चंद्रशेखर आज़ाद को तुमको 3 दिन की मतलब मोहलत दी जा रही है कि तुमको चंद्रशेखर आज़ाद को जेल से छुड़वाना है, नहीं तो क्या ब्रिटिश सरकार वाले क्या करेंगे, उनको मार देंगे या तो फांसी दे देंगे या ले जाएंगे वहाँ पे। तो आगे जी को कहा गया कि तुमको गाड़ी चलाने का काम दिया जा रहा है। तो आगे जी ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई साहब, गाड़ी तो हमको चलानी नहीं आती है, और चंद्रशेखर आज़ाद को जेल से लाएंगे तो गाड़ी में तुमको बैठा के ले जाना है। सभी लोगों की उनकी एक टीम थी, जिसमें और भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबको अलग अलग काम दे दिया गया। तो आगे ने कहा कि गाड़ी चलाना मुझे नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि तुम 3 दिन में गाड़ी सीख लो। तो उन्होंने कहा गाड़ी 3 दिन में कौन सीख पाता है, ठीक है आपका आदेश है, गाड़ी तो सीख लेंगे, लेकिन अगर कोई मर मुरा जाए तो फिर आप मुझसे मत कहिएगा। तो वहाँ पर लोग हंसने लगे कि हाँ बात तो सही है, 3 दिन में कैसे। लेकिन वो उनका मिशन असफल रहा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार का इतना आतंक था, इतना कानून कड़ा था कि वो लोग अपने इस मिशन में फेल हो गए। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि यही सब काम करते करते आगे को बम बनाते समय ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया लाहौर में। उस समय वो बीएससी की वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, और उनके साथ एक कोई गुरु हरदयाल सिंह थे, उनका नाम मुझे इस समय विस्मृत हो रहा है, उनके साथ बम बनाते थे। और कोई यशपाल भी उनके साथ थे, और उनको उठा करके ब्रिटिश सरकार ने बिना कुछ किए हुए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब आगे जेल में 10 साल तक रहे। मतलब ये 10 साल कहना तो बहुत कम है, उसके बाद भी बहुत साल रहे वो। अब जब वो 10 साल आगे में रहे, जेल में रहे आगे जी, तो वहाँ पे उनको क्या था, लिखने पढ़ने का तो उनको बचपन से उनकी आदत थी। जब वो 6 साल की अवस्था में थे, तभी वो हमारा समाज उन्होंने किताब लिखी थी। तो क्योंकि आगे के पिता जो थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो वैज्ञानिक थे, है ना। ये जो खुदाई विभाग होता है उसमें उनके पिता अधिकारी थे। तो आगे का मतलब आगे जिस भी परिवार से बिलोंग करते थे वो बहुत पढ़ा लिखा सुशिक्षित था। तो उनको पढ़ने का तो नॉलेज, पढ़ाई का शौक और विभिन्न प्रकार की उनको ज्ञान था, विभिन्न प्रकार का, क्योंकि उनके घर में बैरिस्टर वगैरह आया करते थे। लेकिन आगे को ना तो बैरिस्टर बनना था, ना तो उनको क्रांतिकारी बनना था। कुछ ऐसा उनके दिमाग में नहीं था कि मुझे ऐसा बनना है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती चली गई कि वो इस रूप में उतर गए या इस रूप में आ गए। वो उनके पिताजी अक्सर कहते थे कि तुम साहित्यकार बन के क्या करोगे, साहित्यकार बनने से मतलब कौन सा तुम्हारा नाम हो जाएगा, उससे कौन सा तुम्हारा पेट भरने वाला, तुम साहित्य की बात करते हो। और आगे जी ये भी कहते हैं कि हमको परिवार में उतना प्रेम नहीं मिला है जितना प्रेम मिलना चाहिए। धीरे धीरे करके फिर क्या हुआ कि यही सब होते होते आगे जी को ब्रिटिश सरकार ने उठा करके जेल के अंदर डाल दिया। अब आगे की साहित्य की यात्रा वहीं से शुरू होती है। हम जिस आगे की बात कर रहे हैं वो नाम आगे को प्रेमचंद ने दिया है। वो कैसे दिया है, जब वो जेल में लिख करके कहानियाँ भेजते थे
पत्रिकाओं में छपने के लिए। तो कहानियाँ उनकी बहुत अच्छी होती थी। अच्छी होने का मतलब ये है कि क्रांतिकारी रूप की कहानियाँ होती थी और राजनीतिक की कहानियाँ होती थी, जो उनके ऊपर घटित हुआ, उनके साथ घटित हुआ, उस सब की कहानियाँ होती थी। तो प्रेमचंद और जैनेंद्र उस समय पत्रिका निकालते थे, तो वहाँ पे ये कहानियाँ भेजते थे, वो भी चोरी से। ऐसा तो अलाउ नहीं था कि उनको जेल से कहानियाँ भेजी जाए, लेकिन उनके यहाँ पर एक कोई था जिसको उन्होंने कह रखा था कि बस हमारा निवेदन आपसे इतना है कि ये हमारी कहानियाँ आप इस पे पोस्ट कर देना, डाकिए के पास डाक में डाल देना। तो जब ये कहानियाँ वहाँ जाने लगी तो उन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया और ये अपना नाम नहीं लिखते थे। तो उन्होंने कहा कि कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस कहानियों में तो कहानीकार का नाम ही नहीं है। तो ये बार बार ऐसे कहानियाँ जाती थी, तो दोनों लोगों ने मिल करके ये तय किया कि अज्ञे नाम दे दिया जाता है। अज्ञे का मतलब ये है कि जिसके बारे में ना जाना जा सके। धीरे धीरे करके बाद में पता चला कि ये अज्ञे वही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मतलब अज्ञेय का यहाँ मतलब अज्ञात भी हुआ, अज्ञात है कि जिसके बारे अननोन। में, हाँ जैसे अज्ञात के नाम से आज भी बहुत सारे पेपर में कॉलम्स आते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर रिंकी, इस पृष्ठभूमि को बताने के लिए बहुत धन्यवाद। और जो परिस्थितियां आपने बताई, इसी से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, और वो सवाल ये आता है कि जैसा कि आपने बताया भी कि लगभग 68 कहानियों को अज्ञे ने जेल में लिखा, और उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, बहुत लोगों ने रिसर्च किया है। लेकिन जो हमारे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ। उस समय यहाँ ब्रिटिशों की राज चल रही थी, और उनका देहांत आपने, जैसा हम याद कर पा रहे हैं, 1987 में आपने बताया शायद। तो एक ये परिस्थिति है कि आज़ादी से पहले भी अज्ञे थे और आज़ादी के बाद भी अज्ञे थे। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि वो क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे, और उनकी रचनाओं से भी पता चलता है कि समाज के कुरीतियों, रूढ़ियों के बारे में वो बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि समानतापूर्ण समाज बने, और जो भी ये चाहता है, जो भी ये बदलाव चाहता है, उसको कह दिया जाता है कि ये क्रांतिकारी है, ये बदलाव चाहता है, इसलिए वामपंथी भी है। तो इस तरह के एलिगेशन उन पे भी लगते हैं, आरोप उन पे भी लगते हैं। और जबकि आपने ये बताया कि जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षण उन्होंने ब्रिटिशर्स के विरोध की वजह से जेल में बिताया, और उस समय जेल में बिताने का मतलब है, किसी भी आइडियोलॉजी के आप रहे हों, आप राष्ट्रवादी हैं। तो क्या आप मानती हैं कि अज्ञे अपने आप में राष्ट्रवादी थे? क्योंकि हम जहां तक जानते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर, लिखने के स्तर पर कब वो क्या रहे वो अलग बात है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आई तो हमेशा राष्ट्र उनके लिए सर्वोच्च स्तर पे था, सबसे ऊपर था। और इससे बड़ी परिभाषा राष्ट्रवाद का हो ही नहीं सकता। जिसके लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है वो राष्ट्रवादी है, बाकी सारी सेकेंडरी हैं। तो आप क्या सोचती हैं अज्ञे के बारे में, कि क्या वो राष्ट्रवादी थे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा ये वो तो वामपंथी थे। मैं अपना एक वाक्य आपको यहाँ पे अपने दर्शकों के सामने और आपको भी मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, ये बात भी समझना है। हाँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड, और मैं इस बात को कहने से मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करती हूँ। सत्य हमेशा, अगर सत्य है तो उसे बोलना चाहिए। मैं इस बात को अपने मंच से भी मैं कहना चाहती हूँ, बट मैं नाम नहीं लूँगी किसी का। अभी मैं अपना एक वाक्य आपको सुना रही हूँ, इसके बाद हम उस विषय पे बात करेंगे। कि एक पत्रिका निकलती है, मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि पत्रिका कहाँ से निकलती है। बिल्कुल। और वो पत्रिका में अगर इनको वामपंथी घोषित कर दिया गया है तो ये आप लोग समझ भी सकते होंगे कि वो किस दिशा की पत्रिका होगी। ये भी मैं इस मंच से बात नहीं कह सकती हूँ। तो वो बारी बारी से वो हमसे उस पत्रिका में लेखन के बारे में मुझसे बात करते रहते थे कि आप कविताएं लिखती हैं, आप कहानी लिखती हैं, तो आप कुछ हमारी पत्रिका के लिए लिखें। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमारी किताबें, जो मेरी 2 बुक प्रकाशित हुई हैं कानपुर प्रकाशन से, विकास प्रकाशन से, वो दोनों किताबें शायद है कि उनके हाथ लग गई हैं। कहाँ से लगी हैं मुझे ये नहीं पता। तो वो किताबें जब उन्होंने पढ़ा होगा तो वो मुझसे बहुत प्रभावित हुए। वो हमसे कांटेक्ट किया और मुझसे बात किया कि आपका विषय तो बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि एक आप अज्ञे पर कुछ हमको लिख कर के दीजिए।
तो मैंने कहा कि वैसे मेरे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन ये पत्रिका अपनी है तो समाज से चल रही है, तो हम समय निकाल के आपके लिए, तो सेवा के लिए हम तत्पर हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने इनके आगे के बारे में लिखा, तो मैंने बताया कि आगे पहले वामपंथी थे, है ना, और अब ये राष्ट्रवादी बन गए हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आगे को नहीं छापेंगे। हमने कहा क्यों आप नहीं छापेंगे? कि बोले कि नहीं, हम आगे को छापेंगे नहीं क्योंकि वो तो वामपंथी थे। तो मैं भी थोड़ी मुखर हूँ अपनी बात को रखने में। लगभग उनकी उम्र 70-75 साल होगी, लेकिन फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि सत्य कहने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने कहा कि आपकी उम्र बेशक मुझसे ज़्यादा है ना, लेकिन नॉलेज जो है वो उम्र की मोहताज नहीं होती है। हमने कहा इसका मतलब है कि आप आगे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं। मतलब कुछ नहीं। हमने कहा ये मेरे प्रिय लेखक हैं, इन पे मेरा काम रहा है, और आपने ये कैसे कह दिया कि वो राष्ट्रवादी नहीं है? जबकि उनकी बहुत सारी लगभग 68 कहानियां उनकी जेल में उन्होंने लिखा है। हर कहानी, कोई लाहौर जेल में, कोई दिल्ली जेल में, कोई पंजाब जेल में, कोई अमृतसर जेल में। जितनी पूरे भारत में जेलें हैं वो सभी जेलों में जहां जहां रहे, हर एक कहानी उनकी एक एक जेल में छपी हुई है। हमने कहा कहाँ सो रहे हैं? मतलब इस परिभाषा से तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला कोई तो भी व्यक्ति मैंने उनको बताया, मैंने उनको मैसेज में लिखा, एक लंबा सा मैसेज किया। मैंने कहा कि खबरदार, अगर आपने आगे को कहा कि राष्ट्रवादी नहीं है। हमने कहा जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, जेल की सलाखों के पीछे रहा, जकड़ा रहा, है ना, और तिल तिल कर उसने अपने आप को वहाँ मतलब काटा अपना समय, आप उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी नहीं है। हमने कहा एक बात आप मेरी सुनिए बहुत ध्यान से। मैंने कहा कि मेरी नज़रिए से आगे से बड़ा इस देश में और हिंदी साहित्य की पट्टी में ना तो कोई राष्ट्रवादी था और ना है और ना होगा। मैंने कहा ये मेरी स्थापना है, आप इसको मेरी मान्यता ये बहुत बड़ी खोज है आपकी, और इसके लिए बधाई के आप पात्र हैं कि जो समाज में अच्छा बदलाव चाहते हैं। कुछ लोग चाहते ही नहीं हैं कि उस नजरिए को देख पाएं। फिर आपको मैं यही बताऊंगी। फिर इसके बाद जब वो मैसेज मैंने उनको भेजा, तो इसके बाद उन्होंने मेरे पास 10 कॉल किए, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि मैं नाराज थी कि मतलब कोई भी व्यक्ति समाज में शोषण हो रहा हो, चाहे जिस भी प्रकार का, अगर वो व्यक्ति उस जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है तो आवाज़ उठाएगा। उन्होंने सभी विषय पर आवाज़ उठाया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने आर्थिक पर आवाज़ उठा दिया, शोषण पे उठा दिया तो वामपंथी हो गए। उनकी जो पीड़ा थी, उन्होंने अपनी पीड़ा को लोगों तक पहुंचाया, इसका मतलब वामपंथी हो गए। अपने अधिकारों की बात करना। एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे आपको करूँगा कि विचारधारा किसी की कोई भी हो सकती है। अगर भारत है तो भारत में बहुत सारी विचारधाराएं हो सकती हैं, और वो सारी विचारधाराएं अल्टीमेटली ये कहती हैं कि भाई राष्ट्र हमारा सबसे पहले है। तो क्या वो गैर राष्ट्रवादी हो जाएंगे? होंगे तो राष्ट्रवादी ही ना, सवाल ही नहीं उठता है। तो वही बात तो आगे के साथ भी था। वो गांधी से भी प्रभावित थे, उनके आंदोलनों से प्रभावित थे, उस लड़ाई को लड़ रहे थे, और नहीं लड़ते तो जेल में क्यों होते? क्या शौक से जेल में गए थे? और उसके बाद भी कहना कि वो अगर बदलाव चाहते थे तो वामपंथी हो गए, इसी वजह से राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। उसका कारण भी एक मैं बताऊंगी कि वो वामपंथी कैसे थे। मैं उनकी बात को मैं पूरी कर लेती हूँ जिनकी हम बात कर रहे थे। इसके बाद उनके पास मेरे पास कम से कम 10 कॉल आया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं नाराज़ थी कि जिन लोगों को समाज के इतने बड़े लेखकों के बारे में ज्ञान नहीं है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन खत्म कर दिया राष्ट्र के लिए, उस व्यक्ति से मुझे क्या ही बात करना है। फिर उन्होंने मुझसे फिर बार बार उनका फ़ोन आया, मैसेज आया, तो मैंने कॉल उठाया और वो फिर उन्होंने ये कहा कि अरे मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं सोच रहा था, आप आगे पर लिखिए और मैं उनको छापने के लिए तैयार हूँ। हमने कहा कि नहीं, अब मेरा मोह भंग हो गया है, अब आपकी पत्रिका में आगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कोई और लोग जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने
जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने मुझसे कहा था कि 7 मार्च को आप आर्टिकल दीजिएगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा मन खिन्न था, इसलिए मैंने उनको उस पत्रिका में आर्टिकल लिखने के लिए नहीं भेजा था। हालांकि आग्रह उन्होंने और भी किया है, उनकी पुण्यतिथि पर भी आग्रह किया है कि आप मुझे लिख करके दें, लेकिन ठीक है, स्थिति बनेगी, मूड ठीक होगा। तो राष्ट्रवादी के बारे में बताइए। हाँ, तो मैं राष्ट्रवाद के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही आगे मतलब बहुत अकेलापन उन्होंने अपने आप को महसूस किया। जैसे वो खुद लिखते हैं कि माता का प्रेम नहीं मिला, पिता का प्रेम नहीं मिला, 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, अपनी बड़ी बहन को वो माता की तरह मानते थे। उनकी माता ने उनको कभी यही एहसास नहीं कराया कि ये मेरा बेटा है, कभी उनको प्रेम ही नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें बचपन से आगे के दिमाग में सब चलती रही। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा शोषण भी किया गया, हमको परिवार का प्रेम नहीं मिला, और समाज में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ चल रही थी। और क्योंकि मैं ये भी आपको बात बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़े वो यायावरी थे। वो कभी जीवन में घर में नहीं रहे, पूरे जीवन वो भ्रमण करते रहे, देश देश विदेश में घूम घूम करके। कहाँ वो बर्कले विश्वविद्यालय, कहाँ कहाँ वो मतलब विजिटिंग प्रोफेसर, इतना ज़्यादा वो पढ़े लिखे थे कि मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी में कोई भी लेखक, कवि, साहित्यकार इतना पढ़ा लिखा नहीं था। अंग्रेजी का उनको विशेष ज्ञान था। सारे अंग्रेजी कवियों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, चाहे आपके फ्रायड हो, चाहे युंग हो, चाहे इलियट हो, चाहे जो भी हो। तो उनके पास ज्ञान का अपार संचय था। कहीं तो इसलिए कहीं ना कहीं आगे मतलब इन सारी चीज़ों को देखते हैं, और समाज में कहाँ शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे करके मतलब ना उनकी विचारधारा उसी तरह से बनती गई। अगर कहीं शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, कहीं राजनीति पे कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाना, कहीं आर्थिक शोषण किसी का हो रहा है, भुखमरी का हो रहा है तो उसमें आवाज़ उठाना। यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी समाज में जितनी प्रकार का शोषण होता है उस सब पे अज्ञे ने आवाज उठाया। तो लोगों ने उनको कह दिया कि ये वामपंथी है। नहीं, कहने का मतलब वो नहीं है, कोई वामपंथी कह दे उससे कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल उस परिभाषा की है जिस पे कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित करता है। अगर आप हैं या हम हैं तो हम ये मानते हैं कि समाज में अगर बुराई है, असमानता है, अन्याय है, और अगर उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो सबसे सच्चा राष्ट्रवादी है। जैसे माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने महिलाओं के लिए कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन पे गोबर फेंका गया, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया। उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है? ज्योतिबा फुले से बड़ा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है, जिन्होंने राष्ट्र में और इस देश में अन्याय को खत्म करने की बात कही। अंबेडकर से बड़ा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है? लेकिन अगर किसी खास विचारधारा का व्यक्ति हो और उसके लिए राष्ट्र का मतलब अन्याय ही हो, राष्ट्र का मतलब शोषण ही हो, राष्ट्र का मतलब यथास्थिति ही हो, राष्ट्र का मतलब महिलाएं या दलित या पिछड़े उसी स्थिति में बने रहे वही हो, तो उसके लिए उस परिभाषा में तो अगे फिट नहीं बैठेंगे ना। तो यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन किस चश्मे से देख रहा है आगे को। और अगर हमारे चश्मे से आप देखें या आपके चश्मे से देखें तो आगे से बड़ा राष्ट्रवादी कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये उस नजरिया की बात है, और नजरिया अगर आप बदल के देखेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे कि आपने कहा कि आगे से बड़ा राष्ट्रवादी कभी इस पट्टी में, हिंदी पट्टी में कोई हुआ ही नहीं है। इस बात से हमें कोई मतलब एतराज ही नहीं है, और यही मैं मानता हूँ। और दूसरी बात, क्योंकि टाइम हमारा लिमिटेड है और उसी टाइम फ्रेम में हम आपसे हमारा ये रहता है प्रयास को उसी टाइम पीरियड में हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ले लें और दर्शकों को बताएं। इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे, सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानती हैं। बस एक सवाल हमें जो परेशान करती है, आज के दौर में आगे आज़ादी के बाद भी जीवित रहे, 87 तक जीवित रहे, बहुत सारा देश में बदलाव आ चुका था। आज के परिप्रेक्ष्य में, परिस्थिति में आप आगे को कितना रिलेवेंट, कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आज की परिस्थितियों को समझने के लिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही मेरा लास्ट सवाल भी होगा। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे जो है वो कल भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे, क्योंकि राजनीति में भी
उनका एक बहुत बड़ा विचार था। हम्म। मतलब अभी मैंने आपको जैसा बताया ही था कि कोई ऐसा समाज का क्षेत्र नहीं था, वो चाहे धार्मिकता पे हो, चाहे सांस्कृतिकता पे हो, चाहे नैतिकता पे हो, चाहे राजनीति पे हो, चाहे आर्थिक पे हो, चाहे मनोवैज्ञानिकता पे हो, चाहे वो आपकी जिस भी विषय पर हो, अज्ञे ने सब जगह सवाल खड़ा किया है। रही बात जो आप राष्ट्रवाद की करते हैं, तो एक जो बचपन में हर व्यक्ति के अंदर एक क्रांति की भावना होती है ना, ये बदलाव और की नया भावना खून होती है। होता है, नया जोश होता है, तो वो सोचता है कि हम सब कुछ बदल करके रख देंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये एक व्यक्ति के चिंगारी लगाने से चिंगारी तो लग सकती है, लेकिन चिंगारी लगने के साथ हमारे पास जब तक एक हुजूम पूरा नहीं होगा, लोग हमारे साथ नहीं होंगे, तो बदलाव बहुत मुश्किल है। तो बचपन के दिनों में तो वो रहे बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी रहे तो तभी लोगों ने उनके कहा उनको कि ये वामपंथी हैं। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो उनका सारा नज़रिया सब बदल जाता है। वो सिर्फ राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सरकार का उस समय बहुत ज़्यादा बोलबाला था और आगे को सभी लोगों ने कहा कि वामपंथी हैं। लेकिन जब राष्ट्र की बात आई तो राष्ट्र को सर्वोपरि रखा उन्होंने, तो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। सारा जीवन उन्होंने अपना जेल की सलाखों के पीछे खत्म कर दिया। तो क्या आप ये कहेंगे कि आगे वामपंथी हैं? अगर राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र अगर हमारा खतरे में है, तो हम उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हमारी व्यक्तिगत विचारधारा चाहे जो भी रही हो, और वो व्यक्तिनिष्ठ थे भी, वो व्यक्ति विशेष की बात करते थे। व्यक्ति विशेष का कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का आर्थिक शोषण हो रहा है, किसी का मानसिक शोषण हो रहा है, तमाम तरीके की समाज में जो विसंगतियाँ तमाम तरह की चल रही थी, उस पर उन्होंने आवाज़ उठाया। तो बहुत सारे लोग आगे को पसंद नहीं करते थे। नहीं, मैं एक चीज़ से मैं जरूर यहाँ डिफर करता हूँ। विचारधारा किसी की कुछ भी हो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई विचारधारा रखता है दक्षिणापंथी, तो क्या दक्षिणापंथी व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं होगा क्या? क्यों नहीं हो सकता तो है, बिल्कुल। हम वही कहना चाहते हैं, भगत सिंह से बड़ा राष्ट्रवादी कौन था इस देश में? वो तो कोई नहीं था। समाजवादी विचारधारा से ही प्रभावित थे। वो तो बम की राजनीति ही करते थे, लेकिन बम की राजनीति से उनका मोह भंग हो चुका था। कहने का मतलब ये है कि विचारधारा कोई भी आपकी हो, अगर राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि है, वो वामपंथी भी हो सकता है, वो दक्षिणापंथी भी हो सकता है, वो मध्यम मार्गी भी हो सकता है। इस देश के बारे में सोचने वाला, समझने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है। और वो वामपंथी विचारधारा शुरू में रखते तो क्या इसके वजह से वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते? इस देश को बनाने में वामपंथियों का, समाजवादियों का, या कहे उदारवादियों का, चाहे दक्षिण पंथियों का भी रोल रहा है। कांग्रेस के अंदर एक पूरा लॉबी था जो दक्षिण पंथी था। तो दक्षिण पंथी को हम कह दें क्या कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे? मतलब अगर ये पैरामीटर हो कि कोई वामपंथी है तो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, तो दक्षिणपंथी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, तो भगत सिंह तो राष्ट्रवादी होंगे ही नहीं, महात्मा गांधी तो राष्ट्रवादी होंगे नहीं, नेहरू राष्ट्रवादी नहीं होंगे। तो ये पैमाना जो फिक्स करता है, ये चश्मा जो लगा रखा है, उसके चश्मे में खोट है। उस चश्मे को बदलने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स जो करता है, उसके लिए विचारधारा केवल सत्ता पाने का माध्यम होता है। उसके बाद जैसे ही वो राष्ट्र में अपना योगदान देने की वो करता है, तो किसी न किसी रूप में वो देता है। इस देश का हर सिटीजन राष्ट्रवादी है। अगर कोई कहता है कि हम इस विचारधारा के होकर के बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, तो सबसे बड़े गलतफहमी का वो शिकार है। अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे पास 2 मिनट समय है। 2 मिनट में आप इस डिस्कशन को, अपने विचार को आप समाप्त करें। डॉक्टर इनके 2 मिनट। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति जिस राष्ट्र में रह रहा है, वो चाहे जिस भी विचारधारा का हो, लेकिन राष्ट्र उसके लिए सर्वोपरि है। कभी अगर कोई मुसीबत आती है तो हर व्यक्ति एकजुट होकर के अपनी राष्ट्र को बचाने के लिए वो तत्पर रहता है, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी दे सकता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। तो राष्ट्रवाद की यही परिभाषा आप मानती हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ कि राष्ट्रवाद, और जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, वो इस बात को जो मानती हैं कि वो अपने विचारधारा से सबको आंक रहे थे, इसलिए वो ये बात कह रहे थे। यहाँ राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी का कोई मतलब ही नहीं था। लोग जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, वो अपने क्षेत्र की बात करते हैं। उनका देखने का जो नज़रिया है, जो चश्मा है,
वो उसी से देखते हैं। हाँ, जैसे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भी है कि आध्यात्मिक रंग के आजकल चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं, इतने सस्ते हो गए हैं कि कोई व्यक्ति किसी को किसी भी नजरिए से देख सकता है। इसलिए चश्मा ठीक कराने की इसलिए वो जरूरत है। चश्मा जो है ना इतना सस्ता हो गया है, लोगों के मूल्य इतने सस्ते हो गए हैं कि वो यही नहीं समझ पाते हैं कि हमको इसको तटस्थता के साथ देखने की जरूरत है, इसको बहुत बारीकी के साथ देखने की जरूरत पूरे है, व्यापक संदर्भ में समझने की तो जरूरत है। ये जो चश्मे, जो सस्ते जो चश्मे हैं, सस्ता चश्मा आप लोग उतारें, पढ़ाई करें, ज्ञान अर्जित करें, और महंगा चश्मा जब आंखों में लगेगा ना तो आपकी विचारधारा ऑटोमेटिक बदल जाएगी। देखिए, महंगा कहने का मतलब इम्पोर्टेड नहीं, हाँ, समझिएगा। महंगा कहने का मतलब अच्छा ये पावर नहीं। वाला चश्मा लीजिए, उसे साफ साफ दिखेगा, पूरा व्यापक परिस्थिति बिल्कुल, देखिएगा। बिल्कुल। और आगे जो है ना, आगे की का चरित्र और उनका लेखन बहुत व्यापक है, इतना व्यापक है। उस व्यापकता को आप समझिए और तब आगे के बारे में अपना कंक्लूजन बताइए कि वो वामपंथी थे, राष्ट्रवादी थे, क्या थे, क्या नहीं थे। इतना सतही ज्ञान प्राप्त करके अज्ञेय को आंकना शायद सबसे बड़ी हमारी कमी उसका हो सकती कारण यही है कि अज्ञेय को कहा भी जाता है कि ये हिंदी गद्य के बहुत, गद्य का प्रेती उनको कहा जाता है कि हिंदी गद्य की प्रेत हैं। मतलब प्रेत कहने का मतलब ये भूत प्रेत से नहीं है, मतलब ये है कि वो बहुत कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं, लोग उनको समझ ही नहीं पाते हैं। तो जब लोग उनको समझ नहीं पाते हैं तो लोग पढ़ते भी नहीं है। तो सतही ज्ञान में तो यही होता है ना कि आपको एक विचारधारा में फिक्स कर दिया गया, उससे बाहर आप जाना ही नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो लंबा ना हो, हमने कोशिश किया। बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर रिंकी के पास जो फिर उनकी जो श्रद्धांजलि होगी, पुण्यतिथि होगी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, तो उस चीज़ों को लाएंगे। तो इसी के साथ फिर से आपको अज्ञेय के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोगों को इजाज़त दीजिए कि हम अपनी बातचीत को यहीं पर समाप्त करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हमारा चैनल, हमारा बातचीत अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के रूप में मिले। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।